So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12 का ये जो चैप्टर है, ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है, यानी कि वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर को काफी हद तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या बात की थी, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की बात की थी, फिर फ्लावर के स्ट्रक्चर की, फिर उसके बाद सारा स्टेमन वगैरह के बारे में, यानी मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। एंड उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा जो पढ़ा था वो मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये सारा हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को स्टार्ट जो करना है वो हमें स्टार्ट करना है इससे हम लोगों को स्टार्ट करना है, हम लोगों को जो स्टार्ट करना है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनेशन भी, क्योंकि हमारा कंप्लीट हो गया था। एंड उसके बाद हम लोगों ने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को भी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन के बारे में। ठीक है, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन किस तरीके से होता है, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन के दौरान क्या क्या प्रोसेसेस अकर होते हैं, वो सारा हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर आप बाकी सारी वीडियोस भी देख सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो पे आ सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियोस जो रहेंगी ये आपके नीट, सीयूईटी और अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, तीनों एग्जाम्स के लिए, या अगर आप किसी और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियोस हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, कि पॉलिनेशन इज द मीन्स जिसकी हेल्प से जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका जो ट्रांसफर है वो एंथर से पिस्टिल के ऊपर हो रहा था। ठीक है, वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब बात आती है, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा। ठीक है, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन अगर हो भी गया है, यानी अगर पॉलन ग्रेन्स का अगर ट्रांसफर हो भी गया तो ये जरूरी नहीं है कि जो राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है, जो राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स है, यानी कि उसी पर्टिकुलर फ्लावर के जिसके साथ में हम लोगों ने पॉलिनेशन करवानी है, उसी टाइप के पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर लैंड करे, ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, ऐसा कुछ कंफर्म्ड नहीं होता। ठीक है, कई बार क्या होता है, या तो पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप either from the other species or from the same plant if it is self incompatible also land on the stigma। अब कई बार क्या होता है कि डिफरेंट स्पीशीज का पॉलन जो है वो डिफरेंट स्पीशीज के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाता है। ठीक है, अब मान लो कि वो सेम टाइप ऑफ स्पीशीज का अगर पॉलन लैंड कर गया तो कई बार क्या होता है, ऐसा पॉलन ग्रेन वहां पर लैंड कर जाता है जो कि होता ही इनकम्पैटिबल है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की होती है। ठीक है, अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर काफी डिटेल में बात की थी। ठीक है, तो उसको मैं अभी यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तो कई बार क्या होता है कि सेल्फ इनकम्पैटिबल पॉलन भी आ जाता है, यानी इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन भी आ जाता है, या कई बार क्या होता है कि रॉन्ग, या फिर हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज का, यानी कि रॉन्ग पॉलन ग्रेन भी जो है वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन हो गया यानी कि वहां पर जो है फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of the right type, यानी कि क्या वहां पर जो पॉलन ग्रेन लैंड हुआ है पिस्टिल के ऊपर, क्या वो कंपैटिबल है, यानी कि वही पॉलन ग्रेन है जो फर्टिलाइजेशन करवा सकता है, यानी कि क्या वो राइट पॉलन है, और द रॉन्ग टाइप, यानी कि क्या कहीं वो जो पॉलन ग्रेन लैंड हुआ है स्टिग्मा के ऊपर वो इनकम्पैटिबल तो नहीं है। ठीक है, तो पिस्टिल के अंदर इतनी जो है हम बोल सकते हैं कि एबिलिटी होती है कि वो राइट और रॉन्ग टाइप के पॉलन ग्रेन को क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, if it is of the right type, the pistil accepts the pollen and promotes post-pollination events that leads to fertilization। ठीक है, यानी कि ये क्या बोल रहा है, जस्ट अ मिनट, ये बोल रहा है कि अगर वहां पर राइट टाइप ऑफ पॉलन यानी कि कंपैटिबल पॉलन जो है लैंड कर गया स्टिग्मा के ऊपर, तो क्या करता है, जो हमारा पिस्टिल होता है वो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेता है और वहां पर पोस्ट
पॉलिनेशन इवेंट्स जो होते हैं, ठीक है, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स यानी कि वो इवेंट्स जिनके बाद फर्टिलाइजेशन हो पाएगी, ठीक है, पॉलिनेशन के बाद होने वाले वो इवेंट्स जिनके बाद फर्टिलाइजेशन हो पाएगी या जिनकी वजह से फर्टिलाइजेशन अकर हो पाएगी, उनको हम लोग बोलेंगे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, पिस्टिल पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा और वहां पर पोस्ट पोलन इवेंट्स जो है वो अकर होंगे, जिसके बाद में वहां पर फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। वहां पर फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है यानी कि फ्यूजन जो है वो वहां पर अकर होगा, ठीक है। इफ द pollen is of the wrong type, the pistil rejects the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style। यानी कि अगर वहां पर रॉन्ग पोलन ग्रेन, ठीक है, या वहां पर अगर रॉन्ग या फिर इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड हुआ, तो जो पिस्टिल होता है वो क्या करता है, पोलन को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। पोलन रिजेक्शन का तरीका क्या होता है पिस्टिल का, या तो वो क्या करेगा कि स्टिग्मा के ऊपर पोलन जर्मिनेशन ही नहीं होने देगा, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर पोलन जर्मिनेशन ही नहीं होने देगा, या फिर क्या होगा, वो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट कर देगा, ठीक है। अब जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है वो थ्रू द स्टाइल होती है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर देगा। ये तरीका होता है कि जिस तरीके से जो हमारा पिस्टिल होता है वो पोलन ग्रेन की रिजेक्शन शुरू करता है, ठीक है, यानी कि वो ये बता देता है कि ये पोलन ग्रेन जो है वो मेरे लिए इनकम्पैटिबल है, इसलिए यहाँ पर जो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स हैं वो नहीं होंगे। एज अ रिजल्ट फर्टिलाइजेशन विल ऑल्सो नॉट बी टेकिंग प्लेस। ओके, सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। अच्छा, ये जो नोट्स रहेंगे ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी से है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से ये सारे नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब the ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptation or rejection is the result of continuous chemical dialogue between pollen grain and the pistil। यानी कि ये जो एबिलिटी होती है ना पिस्टिल की, कि वो अपने पोलन ग्रेन को यानी कि कंपैटिबल पोलन ग्रेन को क्या कर सकेगा, रिकॉग्नाइज कर सकेगा, या फिर इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन्स को रिजेक्ट कर सकेगा। ये किस वजह से हो रही होती है, क्योंकि वहां पर कंटिन्यूअस एक कम्युनिकेशन चल रहा होता है। कम्युनिकेशन ऐसे नहीं है जैसे हम लोग मुंह से बात कर रहे हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं है वो अपने मुंह से, वहां पर एक केमिकल इंटरैक्शन चल रहा होता है, ठीक है। जो केमिकल इंटरैक्शन चल रहा होता है किसके बीच में, पोलन ग्रेन के बीच में और आपके पिस्टिल के बीच में, तो वो जो केमिकल इंटरैक्शन चल रहा होता है उसी की वजह से क्या होता है, जो आपका पिस्टिल होता है वो इतना कैपेबल होता है कि वो या तो पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर सके या फिर पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर सके, ठीक है। सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स आफ्टर द कंपैटिबल पॉलिनेशन आर लिस्टेड बिलो। अब यहाँ पर कुछ पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट दिए हुए हैं, यानी पॉलिनेशन अगर हो गई उसी बाद में क्या क्या इवेंट्स जो है वो अकर करेंगे, ठीक है, अगर वहां पर कंपैटिबल पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड हुआ है। ये बात आपने याद रखनी है, ये पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट तभी होंगे जब वहां पर कंपैटिबल पॉलन ग्रेन जो है वो लैंड होगा, ठीक है। Pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube. Through one of the germ pores, the contents of pollen grain move into the pollen tube। देखो अब क्या होगा, जैसे ही कंपैटिबल pollen grain जो है वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड हुआ, तो वहां पर क्या होगा, कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे जिनकी वजह से पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन स्टिग्मा के ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, तो पोलन ग्रेन जर्मिनेशन की वजह से वहां पर पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होगी, ठीक है। वहां पर क्या होगी, पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। किसके थ्रू होगी, पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो जर्म पोर्स के थ्रू होती है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन के अंदर एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन होता है एग्जाइन के अंदर जहां पर आपका स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो वो रीजन क्या होता है, उसको हम लोग ने जर्म पोर बोला था, ठीक है। और इसी जर्म पोर के थ्रू, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसी जर्म पोर के थ्रू क्या होता है, आपकी जो पोलन ट्यूब का ग्रोथ है वो होता है, ठीक है। तो जी जो जर्म पोर है इसके थ्रू क्या होगा, अब आपकी पोलन ट्यूब ग्रो करेगी और जो आपके पोलन ग्रेन के कंटेंट्स हैं, जितना भी मटेरियल आपका पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट है, वो पोलन ट्यूब के थ्रू मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेस ओवरी। यानी कि ये जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी ये किसके थ्रू होगी, स्टिग्मा एंड स्टाइल के जो टिश्यूज होते हैं ना उनके थ्रू पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी। एंड फाइनली जो पोलन ट्यूब जो है, जो पोलन ट्यूब का फाइनल डेस्टिनेशन है दैट इज ओवरी, यानी कि जो आपकी
पॉलन ट्यूब है वो कहाँ जाएगी, वो आपकी ओवरी के पास जाएगी, ठीक है। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज कीमोट्रोपिक। कीमोट्रोपिक क्या होती है, यानी कि जो केमिकल से रेगुलेटेड होती है, ठीक है। जो मूवमेंट जब होती है, जब केमिकल्स के वजह से होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कीमोट्रोपिक मूवमेंट, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा, जनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा इफ पॉलन ग्रेन्स आर शेड दैट टू सेल कंडीशन। यानी कि अगर जो पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ग्रेन्स अगर टू सेल्ड कंडीशन के ऊपर शेड होते हैं, यानी कि जहां पर वेजिटेटिव सेल था और जनरेटिव सेल था, है ना, हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी। तो अगर पॉलन ग्रेन्स टू सेल स्टेज के ऊपर शेड होंगे, तो वहां पर क्या होगा, जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करेगा और दो मेल गैमेट्स वहां पर प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। दो मेल गैमेट्स जो है पॉलन ट्यूब के थ्रू वहां पर जो पॉलन ट्यूब ग्रोथ के टाइम पे है, वहां पर दो मेल गैमेट्स को वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा स्टिग्मा के अंदर, ठीक है। बट अगर जो पॉलन ग्रेन्स है वो थ्री सेल स्टेज के ऊपर शेड होंगे, है ना, अगर जो पॉलन ग्रेन्स है वो थ्री सेल स्टेज के ऊपर अगर वो शेड होंगे, यानी कि जहां पर ऑलरेडी आपका जो जनरेटिव सेल है वो पहले ही डिवाइड कर चुका होता है दो मेल गैमेट्स के अंदर, और आपका जो है एक वहां पर जनरेटिव सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर लास्ट वीडियो की मैं बात करूं, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है बात की थी टू सेल स्टेज एंड थ्री सेल स्टेज की। जस्ट अ मिनट, लेट मी सी। हाँ, तो ये हम लोगों ने जो बात की थी, जो आपका जनरेटिव सेल था, है ना, जनरेटिव सेल जो था वो दो मेल गैमेट्स के अंदर क्या कर रहा था, डिवाइड कर देता था, और पॉलन ग्रेन्स जो है वो वहां पर थ्री सेल स्टेज के अंदर क्या हो जाते थे, आपके शेड होते थे। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, उसको हम लोग बोलते थे आपका थ्री सेल स्टेज। किसको बोलते थे, थ्री सेल स्टेज, जब आपका जो पॉलन ग्रेन है वो टू मेल गैमेट्स के अंदर क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है, ठीक है। अदरवाइज अगर वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोलते थे टू सेल स्टेज, इसको हम लोग बोलते थे टू सेल स्टेज, ठीक है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी इस बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी, ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली थी। लेट अस कम बैक टू द टॉपिक नाउ। अगर थ्री सेल स्टेज के ऊपर पॉलन ग्रेन शेड हो रहे हैं, तो वहां पर जो पॉलन ट्यूब है उसके अंदर ऑलरेडी दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है, ऑलरेडी जो जनरेटिव सेल है आपका वो डिवाइड कर चुका होता है, ठीक है। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। अब ये जो पॉलन ट्यूब है आपकी, उसकी एंट्री होगी किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। Irrespective of the place of entry of pollen tube into the ovule, the tube invariably enters embryo sac at the micropylar end। यानी कि जो आपकी पॉलन ट्यूब है वो कहाँ पर एंटर करेगी, माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर जो है आपका जो एम्ब्रियो सैक है, वहां पर आपकी जो पॉलन ट्यूब है वो ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी, ठीक है, जो कि आपका डीजेनरेटिंग सिनर्जिड सेल भी होता है, ठीक है। अब कई बार क्या है ना, फिलीफॉर्म एपरेटस की हम लोगों ने बात की थी कि फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिलीफॉर्म एपरेटस की भी हम लोगों ने बात की थी कि जो आपका फिलीफॉर्म एपरेटस होता है वो माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो थे, ये हमारे फिलीफॉर्म एपरेटस थे। हम लोगों ने लास्ट वीडियोस के अंदर भी बात की थी कि जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है वो क्या करता है, पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है, जो पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, उसको वो गाइड करता है, ठीक है। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो किस पे प्रेजेंट है, आपके माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये आपके माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर प्रेजेंट है, ओके। तो ये क्या करते हैं, दे गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है, दे गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tube enters the ovule are together referred to as the pollen pistil interaction। यानी कि जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं कि आपका जो स्टिग्मा है वो पोलन के सॉरी पोलन जो है आपका वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड हुआ, उसके बाद में पोलन ट्यूब की ग्रोथ हुई, ग्रोथ होते होते फाइनली जब तक जो आपकी पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल के अंदर एंटर नहीं हो जाती, तो ये जितने भी इवेंट्स इस बीच अकर हो रहे हैं उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, ठीक है।
This interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of pollen. यानी कि इस प्रोसेस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले वहां पर पॉलन का रिकॉग्निशन होगा, यानी कि ये चेक होगा कि जो पॉलन ग्रेन है वो इनकम्पैटिबल है या फिर कंपैटिबल है, एंड उसके बाद में उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो पॉलन ग्रेन है वो आगे प्रमोट होगा या फिर उसका इनहिबिशन वहां पर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पॉलन ट्यूब ग्रोथ होगी या फिर जो वो पॉलन ग्रेन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन। इन विट्रो क्या होता है? इन विट्रो का मतलब क्या होता है? यानी कि जब हम लोग लैब के अंदर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, लैब के अंदर जब हम लोग काम कर रहे हैं वही कंडीशंस देके जो कि उसको एक नेचुरल एनवायरनमेंट में मिल रही थी, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन विट्रो। ठीक है, जब नेचुरली वो चीज हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन विवो, बट यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? इन विट्रो। जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, सिमिलरली हम लोग इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से स्टडी किया जाता है? जनरली जो बच्चे अपनी ग्रेजुएशन में प्लांट्स को स्टडी करते हैं ना, जो प्लांट बायोलॉजी को अगर आप स्टडी करेंगे तो वहां पर पॉलन जर्मिनेशन का एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, हमने भी अपनी ग्रेजुएशन के अंदर पॉलन जर्मिनेशन से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, जहां पर हम लोगों ने दो एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एक में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स को हम लोगों ने क्या किया था? स्टडी किया था, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीशीज के पॉलन ग्रेन कैसे दिखते हैं। ठीक है, और कुछ के अंदर हम लोगों ने पोलन जर्मिनेशन स्टडी किया था, जहां पर हम लोगों ने पोलन ट्यूब की ग्रोथ को देखा था, जहां पर हम लोगों ने पोलन ट्यूब की ग्रोथ को देखा था। ठीक है, अब ये जो पोलन ट्यूब ग्रोथ होती है ना, ये भी आपकी क्या करती है? आपकी क्या टेम्परेचर वहां पर है, क्या कंडीशंस आपने दी है, उस पे भी जो आपकी पोलन ट्यूब ग्रोथ है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग स्टडी कर सकते हैं? हम लोग पोलन ग्रेन्स को क्या करेंगे? सबसे पहले एक ग्लास स्लाइड के ऊपर हम लोग पोलन ग्रेन्स को शेड कर लेंगे। ठीक है, किसी भी स्पीशीज का, लेट से पी का ले लिया, चिकपी का, क्रोटोलेरिया, बालसम और विंसा। ठीक है, तो इनमें से किसी भी स्पीशीज का हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लेंगे, उसका फ्लावर लेंगे, वहां से हम लोग पोलन ग्रेन्स ग्लास स्लाइड के ऊपर शेड करेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? वहां पर अब ये जो ग्लास स्लाइड होती है ना, ग्लास स्लाइड के ऊपर लेट से ये हम लोगों ने एक ग्लास स्लाइड बना ली। ठीक है, कई बार हम लोग क्या कर लेते हैं ना, डिप्रेशन वाली ग्लास स्लाइड भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन ऑलरेडी 1 और 2 ड्रॉप वहां पर शुगर सॉल्यूशन डालेंगे, एंड उसके बाद वहां पर जो है पोलन ग्रेन्स शेड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? वहां पर पोलन ग्रेन्स जो है वो शेड हो जाए। ठीक है, अब उसके साथ में कई बार क्या करते हैं वहां पर जो है शुगर सॉल्यूशन के अंदर क्या बोरिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम सॉल्ट्स भी वहां पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में इसको हम लोग क्या कर देते हैं? कवर स्लिप से कवर कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं? कवर स्लिप से कवर कर देते हैं। ठीक है, कुछ टाइम के बाद में क्या देखने को मिलता है? एक तो आप क्या करते हैं ना, जैसे ही आपने ये काम कर दिया उसके बाद में आप क्या करेंगे? आप वो ग्लास स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे और वहां पर आपको ना ऐसे पोलन ग्रेन्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे पोलन ग्रेन्स वहां पर देखने को मिल जाते हैं, और कई बार जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वैसे क्लस्टर में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कई बार जो पोलन ग्रेन्स है वैसे क्लस्टर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब आपने देख लिया, उसके बाद में क्या करते हैं? अराउंड 30 मिनट्स बाद कई बार क्या करते हैं, फिर टीचर्स बोलते हैं एक पर्टिकुलर गैप के बाद, यानी बोल देंगे 10 मिनट बाद देखो क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिली, फिर 20 मिनट्स बाद देखो, फिर 30 मिनट्स बाद। तो ऐसा माना जाता है, या ऐसा देखा भी गया है, जैसा हम लोगों ने देखा है, तो अराउंड 30 मिनट्स बाद में क्या है ना, यहाँ से पोलन ट्यूब ऐसे ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, पोलन ट्यूब ऐसे हम लोगों को छोटी छोटी जो है आउटग्रो दिखनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वही क्या होती है ना, बेसिकली वही हम लोग पोलन ट्यूब की ग्रोथ हम लोग बोल सकते हैं, और इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे होते हैं? पोलन जर्मिनेशन को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या करते हैं, जैसे ही हम लोगों ने उसको डाल दिया है ना, जैसे कई बार इसको हैंगिंग ड्रॉप मेथड भी बोलते हैं। तो हैंगिंग ड्रॉप इसको क्यों बोल रहे हैं? जैसे ही मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे यहाँ पर एक ग्लास लाइट रखी हुई है, एंड ग्लास लाइट के अंदर डिप्रेशन के अंदर शुगर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो उस शुगर सॉल्यूशन के अंदर मैंने पोलन ग्रेन शेड किए। पोलन ग्रेन शेड करने के बाद में मैं उसको एक और कवर स्लिप से लेट से मैंने कवर कर दिया, या मैंने लेट से कंप्लीट एक स्लाइड से कवर कर दिया। तो जैसे मैंने उसको कवर किया, मैं उसको ऐसे कर दूंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लास स्लाइड ऐसे रखी थी, तो मैं उसको ऐसे कवर कर दूंगी, तो वो क्या होगी? अब वो जो ड्रॉप थी, वो जो एक पर्टिकुलर शुगर सॉल्यूशन की ड्रॉप थी, वो ऐसे लटक जाएगी। ठीक है,
तो वो क्योंकि लटक रही है इसी वजह से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हैंगिंग ड्रॉप मेथड, ठीक है। तो वहां से हम लोग जो है वो पॉलन जर्मिनेशन को स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये जैसे आपका जो है डायग्राम दिया हुआ है, फर्स्ट डायग्राम के अंदर क्या दिखाया हुआ है, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स किस तरीके से आपके जर्मिनेट होते हैं, ठीक है। स्टिग्मा के ऊपर आपके पॉलन जर्मिनेशन जो है वो यहाँ पर दिखाई हुई है। नेक्स्ट के अंदर जो है आपकी स्टाइल के थ्रू आपकी पॉलन ट्यूब किस तरीके से ग्रो कर रही है, ठीक है। पॉलन ट्यूब जो है आपकी स्टाइल के थ्रू किस तरीके से ग्रो कर रही है वो इसमें दिखाया है। नेक्स्ट के अंदर क्या है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पिस्टल शोइंग पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ, यानी जो आपकी पॉलन ट्यूब ग्रोथ है वो आपकी क्या पाथ फॉलो करके फाइनली आपकी ओवरी तक पहुंच रही है। अब इसको देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर कितने पॉलन ग्रेन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 के अंदर से आप ये देखो, सिर्फ ये फिफ्थ वाला जो है, ये वाला, ठीक है, जो सिर्फ ये वाला एक जो पॉलन ग्रेन है, ये यानी कि यहाँ पर कंपैटिबल था, इसीलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉलन ट्यूब की ग्रोथ ही नहीं हुई, यहाँ पर भी नहीं हुई। इनके अंदर थोड़ी थोड़ी हुई बट वो इनहिबिट हो गई, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये इनकम्पैटिबल है। ये वाला जो था ये आपका क्या था, कंपैटिबल था। ये आपका क्या था, ये यहाँ पर कंपैटिबल था, एंड इसी वजह से यहाँ पर क्या होगी, आपके पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से आपकी क्या है, यहाँ पर पॉलन ट्यूब की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये आपकी पॉलन ट्यूब ग्रो हो रही है, ठीक है, पोलन ट्यूब आपकी ग्रो हो रही है, ये आपके इधर एंटीपोडल सेल्स है, सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई, एंड लास्ट में आपके जो है वो एक्स सेल प्रेजेंट है, ठीक है। एक्सेल के बाद यहाँ पर प्रेजेंट है सिनर्जिड्स, ये बात हो रही है हमारे माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये यहाँ पर फाइनली आपकी क्या हो जाती है, आपकी पॉलन ट्यूब की ग्रोथ क्या क्या पाथ फॉलो करती है ये यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो ये वाली फिगर है ये क्या दिखा रही है, दिस इज शोइंग द डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स इनटू अ सिनर्जिड्स एंड मूवमेंट ऑफ स्पर्म, sorry just a minute, enlarged view of an egg apparatus showing entry of pollen tube into a synergid, यानी कि यहाँ पर देखो, अब क्या है, आपका ये synergids था, एंड मैंने बताया था ना कि आपका जो फिलीफॉर्म apparatus होता है ये क्या करता है, पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपकी पोलन ट्यूब किस तरीके से आपकी ग्रो करेगी वो यहाँ पर शो किया हुआ है, ठीक है। यानी कि आपकी जो सिनर्जिड के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री होगी वो किस तरीके से होगी, है ना, जो आपका एग एपरेटस है उसके अंदर किस तरीके से एंट्री होगी पोलन ट्यूब की, वो यहाँ पर शो किया हुआ है, ठीक है। ये जो लास्ट फिगर है इसमें क्या दिखाया हुआ है, दिस इज शोइंग डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स इनटू अ सिनर्जिड एंड द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, वन इनटू द एग एंड अदर इनटू अ सेंट्रल सेल। यानी कि क्या होता है, आपका जो मेल गैमेट्स होता है, देखो अब एक मेल गैमेट क्या करेगा सिनर्जिड्स के पास में, और वहां पर क्या होगा, आपका मेल गैमेट्स जो है वो सिनर्जिड्स के अंदर डिस्चार्ज हुए, उसके बाद में स्पर्म्स का मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। स्पर्म्स का मूवमेंट होना स्टार्ट होगा, एक क्या करेगा एक्सेल के पास में जाएगा और दूसरा कहाँ पर जाएगा, सेंट्रल सेल के पास जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है और इन प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन का, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी 2 पोलर न्यूक्लियाई है, और ये आपके क्या है, ये आपके मेल गैमेट्स, ठीक है। ये आपके क्या है, 2 मेल गैमेट्स है, ठीक है, जिनमें से क्या होगा, एक आपका जो है वो सेंट्रल सेल के पास जाएगा और एक आपका एग सेल के पास जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिनेशन कैन बी अल्टर टू ऑब्टेन द सुपीरियर वेराइटीज, यानी कि जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब चेंज करने का रीजन क्या हो सकता है, ताकि हम लोगों को जो वेराइटीज मिले, जो वेराइटीज मिले स्पीशीज की वो सुपीरियर वेराइटी मिले, है ना, यानी कि उनके अंदर डोमिनेंट ट्रेड्स ही प्रेजेंट हो, ठीक है, अच्छे ट्रेड्स प्रेजेंट हो, अच्छी क्वालिटी की हम लोगों को वैरायटी मिले, इसलिए हम लोग पॉलिनेशन को कई बार अल्टर भी कर देते हैं, ठीक है। उसके कुछ पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं जिनके अंदर आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर मेथड, ठीक है। इसके बारे में आपसे सीबीएसई के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को क्या करो, एक्सप्लेन करो, उसकी क्या क्या टेक्निक्स होती है उसको एक्सप्लेन करो। तो आपसे ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। So what is artificial hybridization? It is a method of crop improvement in which crosses are made between different variety species and genera in order to combine the desirable characters in a single superior variety. यानी कि ये एक ऐसा क्रॉप इम्प्रूवमेंट मेथड है जिसके अंदर
या तो हम लोग डिफरेंट वेराइटीज को क्रॉस करवाते हैं, या डिफरेंट स्पीशीज को क्रॉस करवाते हैं, या फिर डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट जेनरा की जो होती है उनको हम लोग क्रॉस करवाते हैं। यानी कि डिफरेंट जीनसेस के अंदर हम लोग जब क्रॉस करवा रहे हैं, डिफरेंट स्पीशीज के अंदर क्रॉस करवा रहे हैं, डिफरेंट वैरायटीज के अंदर जब हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके, डिजायरेबल ट्रेड्स, जो ट्रेड्स हमें चाहिए, है ना, डिजायरेबल का मतलब क्या हो गया, जो ट्रेड्स हमें अपने पर्टिकुलर प्लांट या क्रॉप के अंदर चाहिए, वो एक पर्टिकुलर सुपीरियर वैरायटी को ऑब्टेन करने के लिए तो हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं। एंड उसके बाद में हम लोगों को क्या है, हमारे टाइप की, यानी कि जो हमें क्रॉप चाहिए ऐसी क्रॉप जब हम लोगों को मिल रही है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, है ना। यानी कि हम लोगों ने ये नेचुरली हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही है, हम लोगों ने करवाई है ना, यानी कि हम लोगों ने आर्टिफिशियली मिक्सिंग ऑफ ट्रेड्स जब करवाए हैं, ठीक है, किस लिए, ताकि हम लोग सुपीरियर वैरायटी ऑफ ट्रेड्स जो है हमारी क्रॉप के अंदर ले सके, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ सुटेबल पेरेंट्स, यानी कि जिस जिसके हम लोगों को ट्रेड्स चाहिए, पहले तो आपको ऐसी क्रॉप्स लेनी पड़ेंगी ना, ऐसे पेरेंट क्रॉप लेनी पड़ेगी। अगर ऐसी पेरेंट क्रॉप ही आपने लोगे तो कहाँ से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाओगे, नहीं करवा सकते। If the female parent bear bisexual flowers in such crossing experiments, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for germination. यानी कि मान लो कि हम लोगों ने जो पेरेंट्स लिए उनमें जो फीमेल पेरेंट है उसके अंदर लेट से अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये मेक श्योर करेंगे, यानी हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि सिर्फ जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स हम लोगों को चाहिए उस प्रोसेस के लिए, सिर्फ वो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स ही जो है वो पॉलिनेशन के प्रोसेस के अंदर यूज हो, ठीक है। यानी कि सिर्फ उन्हीं का जो है वो ट्रांसफर वहां पर हो सके, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसेस हम लोग करते हैं जिनके अंदर आपका इमैस्कुलेशन और बैगिंग होता है, ठीक है। अच्छा, इनकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, डेफिनेशन आपसे सीबीएसई में पूछ सकते हैं। एंड अदरवाइज इसके ऊपर नीट के अंदर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को इस टॉपिक में से मिल जाते हैं, ठीक है। अब इमैस्कुलेशन क्या होता है, जब हम लोग एंथर्स का रिमूवल कर देते हैं फीमेल पेरेंट फ्लावर में से, ठीक है, यानी कि जब हम लोग एंथर्स को रिमूव कर देते हैं इससे पहले कि एंथर डिहाइस हो, यानी कि वहां पर जो है आपके पोलन ग्रेन शेड हो, इससे पहले ही अगर हम लोग एंथर का रिमूवल कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इमैस्कुलेशन, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, बैगिंग। बैगिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स है, यानी कि जहां से एंथर्स का रिमूवल हो चुका है, उनको हम लोग एक पर्टिकुलर साइज के, यानी कि जो साइज उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए सुटेबल है उस साइज का बैग हम लोग लेंगे और जो हमारे फ्लावर्स होते हैं उनको कवर कर देंगे, ठीक है। अभी जो बैग्स बने होते हैं जनरली बटर पेपर के बने होते हैं, ताकि वहां पर जो आपका स्टिग्मा है उसके ऊपर कोई कंटामिनेशन ना हो। कंटामिनेशन वहां पर किसका हो सकता है, अनवांटेड पॉलन का, यानी जो पॉलन हमें नहीं चाहिए अगर वो भी वहां पर आते हैं तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंटामिनेशन। तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पर बैगिंग कर देते हैं, ठीक है। नाउ dusting of pollen grain from anther of male parent on the stigma of female parent when stigma attain receptivity and then it is rebagged। अब हम लोग क्या करेंगे, मेल पेरेंट से, ठीक है, मेल पेरेंट के एंथर से हम लोग पोलन ग्रेन्स को डस्ट करवाएंगे, ठीक है, मेल पेरेंट के एंथर से हम लोग पोलन को डस्ट करवाएंगे, किसके ऊपर, फीमेल पेरेंट के स्टिग्मा के ऊपर। कब करवाएंगे, जब जो हमारा स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव होगा, यानी कि इट इज कैपेबल, वो बोल रहा है कि हाँ अब अगर पोलन आ गया तो मैं जर्मिनेशन करवा सकता हूँ, ठीक है। जैसे हमारा स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा फीमेल पेरेंट का, हम लोग मेल पेरेंट के एंथर के ऊपर से पोलन ग्रेन डस्ट करवाएंगे एंड उसके बाद में वहां पर दोबारा से बैगिंग उसकी कर देंगे ताकि और कोई पोलन ग्रेन वहां पर ना आए, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, वहां पर फ्रूट्स का डेवलपमेंट होने के लिए उस प्लांट को छोड़ देंगे, ठीक है। अब अगर जो फीमेल पेरेंट है उसके पास में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, अगर वहां पर है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, तो क्या हम लोगों को इमेस्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वहां पर क्या है, आपके अंदर जब प्रेजेंट ही नहीं है फीमेल पेरेंट के अंदर, तो हम लोग क्यों ही करेंगे ना ये प्रोसेस। तो वहां पर हम लोगों को इमेस्कुलेशन का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। द फीमेल फ्लावर्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन, when the stigma become receptive pollination is carried out using the desired pollen and the flower is repacked, ठीक है। सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया।
इसके बाद में हम लोग आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर पहुंच जाते हैं, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आज हम लोग जो और बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में। ठीक है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, हम लोगों ने अभी लास्ट टॉपिक में बात की कि आपका एक जो है गैमेट वो एग सेल के पास में जा रहा था। ठीक है, हम लोगों ने ये देखो, यहाँ हम लोगों ने क्या बात की, हम लोगों ने बात की एक जो है वो एक्सेल के पास गया और एक कहाँ गया, सेंट्रल सेल के पास। ठीक है, तो वो क्यों गया, पहली बात तो, और क्या क्या प्रोसेसेस वहां पर हो रहे हैं, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। और हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन की पूरा उसकी भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही आपका जो पोलन ट्यूब है वो किसी सिनर्जिड के अंदर एंटर हो गया है ना, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड द पोलन ट्यूब रिलीजेस टू मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स। यानी कि जैसे ही आपकी पोलन ट्यूब किसी सिनर्जिड के अंदर एंटर हो गई, तो वहां पर वो क्या करेगी, दो मेल गैमेट्स को क्या करेगी, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज कर देगी। ठीक है, अब क्योंकि वहां पर दो मेल गैमेट्स रिलीज हुए, वहां पर क्या हुए, दो मेल गैमेट्स रिलीज हुए, बट फर्टिलाइजेशन तो एक ही मेल गैमेट करवाएगा ना, पर रिलीज दो मेल गैमेट हो रहे हैं, तो दूसरे का क्या होगा, है ना, दूसरे का क्या होगा। अब क्या होगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर दो इवेंट्स होते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर हम लोगों को दो इवेंट्स देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज सिनगैमी, द फर्स्ट वन इज सिनगैमी, जिसके अंदर क्या होता है, आपका जो मेल गैमेट है वो एक्सेल की तरफ जाएगा एंड क्या करेगा, उसके न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज करेगा। यानी कि जब आपका मेल गैमेट एक्सेल के साथ में आपका फ्यूज कर गया, ठीक है, जब आपका मेल गैमेट एक्सेल के साथ में फ्यूज कर गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सिनगैमी, इसको हम लोग बोलेंगे सिनगैमी। ठीक है, और वहां पर क्या हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जो कि क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, जो आपका मेल गैमेट था वो आपका एक्सेल के साथ में फ्यूज होकर जब उसने एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करा, कहां पर करा, एम्ब्रियो सैक के अंदर करा, तो उस प्रोसेस को हम लोगों ने बोल दिया सिनगैमी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया है ना, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट विल बी ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का क्या मतलब है, एक मेल गैमेट तो काम आ गया, अब दूसरा मेल गैमेट ऐसे ही थोड़ी ना घूमता रहेगा, ऐसा नहीं होएगा। जो दूसरा मेल गैमेट है वो क्या करेगा, दो पोलर न्यूक्लियाई की तरफ मूव करेगा। ठीक है, सेंट्रल सेल में क्या होती है, दो पोलर न्यूक्लियाई होती है, तो वहां पर क्या है, सेंट्रल सेल के अंदर जो दो पोलर न्यूक्लियाई है उनके साथ में मेल गैमेट फ्यूज करेगा एंड वहां पर वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रोड्यूस कर देगा। एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गई, अब यहाँ पर देखो दो टाइप की हम लोगों को फ्यूजन देखने को मिली। ठीक है, पहली क्या थी, सिनगैमी, जहां पर एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन हो रहा था, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, एंड द सेकंड वन वाज ट्रिपल फ्यूजन, जहां पर दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में एक आपका जो मेल गैमेट है उसने क्या करा, फ्यूजन किया है ना, यानी कि उसने उसके साथ कंबाइन करके एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म किया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इवेंट्स एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहे हैं और दो टाइप की फ्यूजन वहां पर हो रही है, इसीलिए इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको डबल फर्टिलाइजेशन। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछा जाए, अगर मैं बोल दूं कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, तो आप क्या बोलेंगे, द फर्स्ट वन इज जाइगोट, और जाइगोट की प्लॉइडी क्या है, डिप्लॉयड है, ये 2n है। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज ट्रिप्लॉयड इन नेचर, क्योंकि वहां पर क्या है, तीन सेल्स को मिला के वो क्या है वहां पर बना है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड इसकी प्लॉइडी क्या होती है, 3n होती है। ठीक है, इसकी प्लॉइडी जो होती है दैट इज 3n। ठीक है, अभी ये आपका जो दिखाया हुआ है कि ये आपका एक डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पर शो किया हुआ है, ये डायग्राम बेसिकली आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये डायग्राम यहाँ पर हम लोग को डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये क्या बता रहा है, हम लोगों को डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में यहाँ पर हम लोगों को बता रहा है। ठीक है, अभी इस फिगर को ना ध्यान से देखो। ठीक है, इस फिगर को आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इस फिगर के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, इस फिगर के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, ये आपके क्या है, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स। ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स हैं, और यहाँ पर आपका
जाइगोट बन गया, ठीक है। जाइगोट क्या है आपका 2n है, ठीक है, यानी कि डिप्लॉयड है, ठीक है। आपका जो जाइगोट है वो आपका क्या है, डिप्लॉयड है, ठीक है। ये आपका क्या था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हम लोगों को प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, हम लोगों को प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसकी प्लॉइडी कितनी है, ट्रिप्लॉइड। और जो जाइगोट है इसकी प्लॉइडी कितनी है, डिप्लॉइड, ठीक है। तो ये जो दोनों आपके जो सेल्स हैं ये आपके क्या होते हैं, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके जो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या आपका बना वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ठीक है। ये जो आपका है ये आपका क्या है, दिस इज योर फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये आपका क्या है, फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों को मेजरली प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और जाइगोट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर डायग्राम आए या डबल फर्टिलाइजेशन पूछे आपसे तो बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, आप वो बना सकते हैं। अदरवाइज कई बार आपसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर लेबलिंग में भी पूछ लेता है, ठीक है। लेबलिंग के अंदर भी ये आ सकता है, तो आपको इसकी लेबलिंग को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसकी लेबलिंग को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप जितना मैंने आप लोगों को बताया ये आपको समझ में आया। आज की वीडियो के बाद ना हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन तक कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो इस चैप्टर के अंदर बच गया वो हमारा बच गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो होते हैं, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे, सीड के बारे में पढ़ेंगे, सीड का कैसा स्ट्रक्चर होता है वो सारा हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। एंड लास्ट में हम लोग एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो नोट्स रहेंगे इनको आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि मैंने पहले भी बताया द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, वहां पर जाकर आप इस पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है जिसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपने डाउट्स को वहां पर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर नए हैं या आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then please do support us by subscribing to our YouTube channel. Do like the video, share it with your friends. We will meet you in the next video. Till then, keep learning.